विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या कांग्रेस में होंगे दो फाड़। कांग्रेस की पतली होती हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है, लगा अपने से ही जूझ रही है। एक और जहां वो सरकार से जूझ रही है तो वहीं अपनों ने ही उसे दीवार के पीछे धकेल रखा है। मुश्किल यह है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। राहुल लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि वो पर्यटन पॉलिटिक्स करते हैं, आते हैं कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स करते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन G23 और जो बड़ा ग्रुप है जिसमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद सरीखे बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में सुधार होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये कहना है, जो G23 के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि कैसे उन्होंने बर्तन मांजे और चाय पिलाई, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे। वो अपनी बात बताने में संकोच नहीं करते हैं। और लेकिन दूसरी ओर सवाल सबसे बड़ा यही है, एक और जो महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने ये कहा कि 90% अभी काम G23 ने शुरू नहीं किया है, अभी 10% काम ही शुरू किया है। पूरे देश का भ्रमण करेंगे, तो क्या वो कांग्रेस को हरवाने के लिए भ्रमण करेंगे? क्या कांग्रेस अब एक और फाड़ की ओर अग्रसर हो गई है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जम्मू में शनिवार को मौका था गांधी ग्लोबल फैमिली नाम के एक एनजीओ के समारोह का, लेकिन मंच का इस्तेमाल कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं ने राहुल और सोनिया गांधी के कड़े संदेश देने के लिए किया। जम्मू शनिवार को कांग्रेस पार्टी के आंतरिक राजनीति का युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कोई दिग्गज नेता हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुआ। किसी के खिलाफ नहीं है, न नेतृत्व के खिलाफ है। हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। देश को उस वक्त कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि क्यों कांग्रेस की जरूरत है? कांग्रेस की वही विचारधारा है जिसका मैंने उल्लेख यहाँ किया। तो बहुत सारे लोग आज हैं पावर में, वो उस विचारधारा के नहीं है जो देश को इकट्ठे रखे, देश का भला करे, मिल के भले करे, जहाँ धर्म जाति के नाम पर कोई विवाद न हो, सिर्फ डेवलपमेंट पर, विकास पर ये काम चले। जिस तरीके से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया है, साउथ में जाकर उन्होंने नॉर्थ के खिलाफ, गुलाम नबी आजाद के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने जम्मू में एक रैली को संबोधित किया। रैली का आयोजन गैर सरकारी संगठन गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से किया गया। गुलाम नबी आजाद इस एनजीओ के अध्यक्ष हैं। इस रैली में बड़ी संख्या में गुलाम नबी आजाद के समर्थकों ने हिस्सा लिया और कांग्रेस के संतुष्टों के समूह ने पार्टी आलाकमान पर एक के बाद एक सवालिया गोले दागे। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है, और इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। हालांकि असंतुष्ट नेताओं ने
सीधे गांधी परिवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें पार्टी के मौजूदा हालात पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। गुलाम नबी आज़ाद के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए G23 नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम के साथ कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है, इसे स्वीकार करना होगा। राज बब्बर ने कहा कि लोग हमें G23 कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि हम गांधी 23 हैं। हम गांधी जी के दर्शन में विश्वास करते हैं। G23 के नेताओं के जुटने और नाराजगी जाहिर करने की कई वजह हैं। बहरहाल शनिवार को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बाहर देखने को मिली। ऐसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या कांग्रेस एक और फाड़ की तरफ बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से के गौतम साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है के गौतम साहब आपका। केसी जैन साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है केसी जैन साहब। और कांग्रेस से हमारे साथ में जावेद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। जावेद साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा जावेद साहब आपका ही रुख करेंगे। ये G23 कह रही है कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है, और जिस तरीके से वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके वो दिखा रहे हैं, उससे क्या कांग्रेस और मजबूत होगी? बहुत स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर अगर दल के नेता अगर कुछ कहते हैं, अगर कोई बात कर रहे हैं, तो उसका उचित फोरम पर संज्ञान भी लिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस समय 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर ये नेता कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उनको इस तरीके के प्रयास इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में करने चाहिए थे। और निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रही है। प्रियंका जी, राहुल जी सक्रिय हैं पूरी तरीके से, और कांग्रेस अब जमीन पर अपने संगठन का आधार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसने बढ़ाने का और उसको स्थापित करने का, बनाने का काम किया है, उससे तमाम तरीके की अब जो विरोधी खेमा है कांग्रेस का, वहां से तमाम तरीके के इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि कांग्रेस को कमजोर साबित किया जा सके। लेकिन किसी के कमजोर साबित करने से कोई कांग्रेस कमजोर होने नहीं जा रही है। कांग्रेस के विरुद्ध आजादी के पूर्व से अंग्रेज षड्यंत्र करते रहे, आज भी देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र चलते रहते हैं। गांधी नेहरू परिवार के ऊपर नाना प्रकार के बड़ी संकीर्ण मानसिकता के साथ आरोप लगाए जाते हैं। उसके बाद भी देश की जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। आप ये कह सकते हैं कि आपका पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, आपको पराजय का सामना करना पड़ा। देखिए, पराजय और विजय एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अपने विचार और अपने सिद्धांत पर अडिग रहकर देश के लिए काम करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से बहुत गंभीरता के साथ निर्वहन कर रही है। प्रदीप, ठीक है, ठीक है जावेद साहब। जैन साहब, सुना आपने, कह रहे हैं कि इसमें साजिश की बू नजर आ रही, जहां तक मैं समझ पाया जावेद साहब का कहना ये कि कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि इनका अंदरूनी मामला है, इन्हें अपने स्तर पे उसको देखना है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के साथी ने विपक्षियों पे सवाल खड़े किए, तो दरअसल जो नीतियां इनकी रही हैं वही नीति ये समझते हैं कि अन्य पार्टियों की भी होंगी। खास करके सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। लेकिन जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात अभी हमारे साथी जावेद जी ने की, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जब अध्यक्ष के लिए इनके वहाँ किसी और का नामांकन होता है तो वो पार्टी से बाहर हो जाता है, या कोई सवाल खड़ा करता है कि आप निर्विरोध कैसे चुन लिए गए अध्यक्ष, और उसके बाद में फिर वो पार्टी से बाहर हो जाते हैं, उनकी गरिमा एकदम गिर जाती है। तो ये कह देना बहुत आसान है कि लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन इसी लोकतांत्रिक पार्टी में लंबे समय से एक परिवार के लोग ही अध्यक्ष होते रहे। अगर उन्होंने अध्यक्ष का पद किसी को दे भी दिया तो उससे बड़े पद पे, उससे बड़े
मुखिया बन करके इस पार्टी को चलाते रहे। तो जब से कांग्रेस बनी है तब से एक परिवार विशेष की पार्टी होकर के रह गई है, और कभी बेटा बन जाता है पदाधिकारी, कभी मां बन जाती है पदाधिकारी, और उसके बाद में आरोप लगाते हैं विपक्षियों पे। और अब इस बार जो सवाल उठा है, इस बार का सवाल तो सीधे सीधे इनके अंदर की बात है। तो इनको जो अंदर खाने में जो इस तरीके की चीजें उठ रही हैं, उनको कैसे संतुष्ट करना है, कैसे आपको काम करना है। हाँ, सवाल अगर खड़ा हुआ है कांग्रेस कमजोर है, अभी तक तो बाहर से दिख रहा था, और जो चुनावी परिणाम आए वो भी बता रहे थे, लेकिन अब अगर अंदर खाने से आवाज उठ रही है तो कांग्रेस को पूरी समीक्षा करने की आवश्यकता है, ना कि ये कह देना कि विपक्षियों की इसमें चाल है। ठीक है, के गौतम साहब जी, आप हालांकि समाजवादी पार्टी में हैं और लेकिन पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई को? देखिए, जो वर्तमान मुद्दे कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं मीडिया में, ये तो कांग्रेस के लिए दुखदाई है, ये तो कांग्रेस के लिए दुखदाई है। और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता के द्वारा अपना रंग जो थोड़ा से परिवर्तन किया है, कैप के माध्यम से, टोपी के माध्यम से, ये भी बहुत कांग्रेस के लिए बहुत ही दुखदाई है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता 5-6 हो, इन्होंने जो अपना बयान दिया, ये भी दुखदाई है। तो कांग्रेस के लिए वर्तमान में जो इधर चुनाव होने जा रहे हैं, स्थानीय भी चुनाव होने जा रहे हैं, देश में चुनाव होने जा रहे हैं, 5-6 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस के लिए विचार करना चाहिए और कांग्रेस की हाई कमान को चिंता करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस सदैव ही जोड़ने का अपने साथियों का प्रयास तो करती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर रहने वाले साथियों द्वारा ही कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो विपक्षी पार्टी है या सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र सरकार में है, ये तो चाहती है फूट करो राज करो, फूट की राजनीति कर रही है, वर्तमान में तमाम सरकार गिराने के प्रयास करती है। तो इनका तो काम है, तो कांग्रेस के जो उच्च स्तर के नेता हैं, नेतृत्व है, इनको अपने साथियों को संभालने का प्रयास करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रमोद गोस्वामी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी। आप क्या कहेंगे इस लड़ाई को लेकर के? प्रदीप जी, देखिए, अभी जैसा कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि जिस ढंग से कांग्रेस में के जो पुराने और वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो अब एक हाशिए पर हैं, और ये दर्द उन्होंने जो जम्मू में वहाँ मीटिंग हुई है जेके में, वहाँ पर उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है, चाहे वो सिब्बल साहब हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, और चाहे राज बब्बर हों या मनीष तिवारी हों, ये सब पार्टी के बड़े नेताओं में हैं। और इन जो अभी सपा का कि वो ये शायद संभवतः जिस ढंग से केसरिया पगड़ी लगा के बैठे हैं, तो ये संदेश और संकेत तो दूसरा है। ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बगावत के सुर या पार्टी से अलग हटने के एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। डिपेंड इस पर करता है कि आनंद शर्मा और इन सारे लोगों को वो किस ढंग से कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस हाईकमान उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो नाराजगी है, उसको वो कितना सेटल कर पाते हैं, ये डिपेंड करेगा। लेकिन जो हालात या जिस ढंग से ये मोर्चे ने बना के और एक अलग उन्होंने वरिष्ठ नेताओं ने जो ये आयोजन किया है, ये सीधा सीधा संदेश है कांग्रेस हाईकमान को और कांग्रेस को कि आप या तो जो स्थितियां हैं उन ग्राउंड रियलिटीज को और हमारी बात को समझने की कोशिश करें। अगर एडमेंट एटीट्यूड रहेगा तो फिर हमारा रास्ता अलग होगा, ये सीधा सीधा संदेश दिखाई दे रहा है। ठीक है, जावेद साहब, आपने सुना, सब लोग कह रहे हैं कि एक तो केसी जैन साहब कह रहे हैं कि ऐसा लोकतंत्र किस बात का जहां पर पार्टी टूटने की कगार पर हो जाए। ऐसे झंझावत, ऐसे तूफान बहुत बार झेले, और ये कोई पहली बार नहीं है। और इसको अगर आप जनता पार्टी या अन्य लोग कि ये विभाजन होने जा रहा है, टूट होने जा रही, कांग्रेस कभी विभाजित नहीं हुई है। कांग्रेस इतनी बार ऑलरेडी हो चुकी, अरे इतनी बार ऑलरेडी हो चुकी विभाजित। जावेद साहब कहाँ पर है? देखिए, देश का विश्वास जो है, अब अरे ममता बनर्जी का अस्तित्व क्या है बताइए?
ममता बनर्जी तो ऑफिस से निकल के गए ने, टीएमसी बनाया ने, तृणमूल कांग्रेस बनाया, सरकार बना ली है। जगन मोहन का कद क्या है बताइए? आपने उनको बाहर किया, वो मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार का कद क्या है बताइए? इससे पहले आ जाइए बहुड़ा है, बहुड़ा जी, जो मोदी जी के अरे आप भी वही बात करने लगे। जो मोदी जी के पक्ष में बोले वो राष्ट्रभक्त, जो ना बोले वो राष्ट्रद्रोह। यानी कि जो आपके पक्ष में बोले वो सही, जो दूसरे पक्ष में बोले वो गलत। को फॉलो नहीं करता कि मैं देशभक्त और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटू। एक चीज निश्चित रूप से, आपका इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रदीप जी भी बैठे हैं, कि निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा जो है इस तरीके की परिस्थितियों से जब भी गुजरी है, तो उसके बाद जब वो उभर कर आई है तो बहुत मजबूती के साथ आई है। कांग्रेस का समय अच्छी बात है कि और नहीं, ये अच्छी बात है कि और बहुत मजबूत बन के उभरे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन सवाल होता है कि उठेंगे कैसे? 5 राज्यों के चुनाव है और G23 कह रहा है कि अभी तो हमने 10% एक्टिविटी भी नहीं की है, 90% एक्टिविटी बाकी है हमारी। ने पहले भी पत्र लिखा जी, नेशनल वर्क कमेटी की मीटिंग में भी शामिल हुए और उसके बाद कुछ ना कुछ बातें हुई। ये अगर वो लोग कश्मीर में बैठे हैं तो इसमें इतनी आफत क्या हो गई है? कहां पर है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, आफत नहीं हुई है, लेकिन जो संदेश वो दे रहे हैं केसरिया पगड़ी पहन के, उसको उसमें आप कैसे संकेत निकाल रहे हैं? जो है ये क्या भगवा भी अब पेटेंट हो गया है, केसरिया भी पेटेंट हो गया है। भगवा कलर तो अरब देशों में भी बहुत उपयोग होता है, सबका पसंदीदा रंग है। मैं वारसी हूँ बहैसियत मुसलमान, मेरा पसंदीदा रंग है, हर मुरीद को वही रंग दिया जाता है या पीला रंग दिया जाता है। तो ये और कश्मीर में केसर होती है, केसर का रंग क्या है? तो ये अगर वहाँ की परंपरा या सभ्यता के साथ अगर वो कोई केसरिया पगड़ी या भगवा पगड़ी बांध रहा है तो वो उसकी तरफ इशारा करना। देखिए कांग्रेस अरे जवेद साहब चुनौती दे रहे हैं असंतुष्ट नेता लोग, चुनौती दे रहे हैं, चुनौती। जी, बधाई आपको, आप भारत की नहीं, ठीक है जावेद साहब, बधाई आपको, आप भारत की संस्कृति को फॉलो करें, लेकिन इससे पहले तक तो आप ऐसा नहीं कर रहे थे ना। इससे पहले केसरिया पगड़ी सब लोग कहाँ बांध के बैठे? जो कुछ केसरिया पगड़ी से पहले कभी किसी कांग्रेस ने बांधी थी क्या? केसरिया पगड़ी से पहले कभी किसी कांग्रेस ने बांधी थी क्या? ये आप तमाम कार्यक्रमों को उठा लेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। जी, जिस समय नहीं, जवेद साहब ज्यादा नहीं गिर रहा है, स्वीकार कर लीजिए। हो गया तब यही ये माफी वीर सावरकर की संतानों के नाम पेटेंट है। भगवान देखिए ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बोलेंगे तो ना। जावेद साहब आप अपनी बात करिए, आज हम आपकी बात कर रहे हैं। बारे में जो कांग्रेस गलत चीजें फैला रही है, ये बोलने से पहले माफी मांगनी पड़ेगी आपको। जावेद साहब रुकिए, जावेद साहब रुकिए भाई, जावेद साहब आप समय खराब कर रहे हैं। सावरकर ने तो बचाया, सावरकर ने तो आपको बचाया, कांग्रेस नहीं होती। सावरकर ने कांग्रेस के बहुत से लोगों की जान बचाई, कांग्रेस ने बहुत से लोगों की जान बचाई। अरे भाई जावेद साहब, अरे भाई जावेद साहब रुकिए, जावेद अहमद साहब, कैसे जावेद साहब रुकिए, जब जावेद के पास चलेंगे। अरे रुकिए भाई, हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे। कैसी जैन साहब, जावेद साहब आपकी आवाज बंद करवा दूंगा, पहले सवाल सुनिए मेरा। जावेद साहब सवाल सुनिए पहले ना। जावेद साहब आप सवाल से भाग रहे हैं, इसीलिए वीर सावरकर का नाम घसीट के आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग सावरकर कैसी जैन साहब, शांत हो जाइए, और कैसी जैन साहब आप शांत हो जाइए। और जावेद अहमद साहब दोनों को छुपा रखा जी, केसी जैन साहब और जावेद अहमद साहब आप दोनों शांत हो जाइए। मैं
के गौतम साहब के पास जाऊंगा। के गौतम साहब, आपका है क्या लगता है, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक नहीं रही है और दूसरे पर उंगली उठा रही है? नहीं, देखिए जो G23 का कांग्रेस नेतृत्व पर जो निशाना है जी, ये बहुत ही अफसोसजनक है कांग्रेस के लिए और नेताओं को स्वीकार करना चाहिए। ये जो असंतुष्ट नेताओं का जो कराया जा रहा है अपनी ताकत का एहसास, ये पूरा इंडिया देख रही है, प्रदेश देख रहा है और सारे मीडिया भी बोल रही है। इनको स्वीकार करना चाहिए और अपने पार्टी में जो फूट को रोकना चाहिए। ये मेरी एक नैतिकता के आधार पर एक मेरा सलाह है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जैसे कि जावेद साहब कह रहे हैं कि विपक्ष का षड्यंत्र है, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं तो इसलिए भी ये G23 दबाव बना रहा है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हमने तो इसे मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि नेतृत्व जो है, कांग्रेस का नेतृत्व है, ये इनको स्वीकार करना चाहिए, इनको मनाना चाहिए, इनको पुरस्कारना चाहिए, इनको सम्मान करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत इनका कांग्रेस का नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, प्रमोद जी के पास चलते। प्रमोद जी, क्या लग रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सारा काम किया जा रहा है? 5 राज्यों के चुनाव है, डिक्लेयर हो चुकी है, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है, ऐसे समय में G23 का फिर से उभर कर आना क्या संकेत दे रहा है? नहीं, देखिए प्रदीप जी, मैंने पहले कहा कि निश्चित रूप से ये कांग्रेस हाईकमान को G23 की सीधी सीधी एक संदेश है और बहुत लाउडली और क्लियर संदेश है। अब इसमें कोई दुविधा नहीं रह गया। पहले तो ये था कि पत्र वत्र लिख के एक अपनी गिले शिकवे रख रहे थे कि भाई सुन लें, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये उनका सेकंड स्टेप है और अब वो इन्होंने सीधी सारी चीजों को तय करके ये बात कर दिया कि या तो आप हमारी बात को सुनिए, नहीं तो हमारा रास्ता अलग है। नहीं, क्या मतलब ये आर पार की लड़ाई है? आर पार की लड़ाई का ऐलान है? मुझे बिल्कुल यही लगता है जी। और दूसरी एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से संसद में जब गुलाम नबी आजाद साहब का विदाई समारोह हो रहा था और उसके बाद जो बयान दिए और जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने उनको एक राष्ट्रवादी तक कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब, इससे पहले कभी भाजपा ने या किसी ने उनको ये तमगा नहीं दिया था। नहीं, लेकिन बाद में गुलाम नबी आजाद भाजपा ज्वाइन करने के बारे में कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करने का मतलब है कोयले के उसमें कारखाने में जाना। देखिए, ये राजनीति है, ये राजनीति है। ये इसलिए ये बयान है कि अगर पार्टी का कांग्रेस हाईकमान मान लेती तो हमारे पास एक ऑप्शन है। हाँ। क्या हमने तो मतलब दोनों नाव पर पैर है? नहीं, दोनों नाव पर पैर नहीं है। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, राजनीति इसी को कहते हैं। जो इस देश में राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें यही रहता है कि एक पैर इधर एक पैर इधर, जिधर देखा कंफर्टेबल है उधर आ गए। अगर हमारी बात मान ली कांग्रेस हाईकमान ने तो फिर ठीक है, तब तो कोयला है, कोयले का ढेर है। और अगर नहीं मानी तो फिर हम कोयले के ढेर पर आ जाएंगे। तो हमारा कोयले का ढेर जो है और उसमें ये जो पगड़ी भी, अच्छा, किस स्टैंड तक जा सकते हैं? क्या पार्टी एक बार टूट सकती दोबारा से? क्या ये अलग ग्रुप बना सकते हैं? नहीं, अलग पार्टी बना सकते हैं? बिल्कुल प्रदीप जी, ये सीधा सीधा संदेश है जी कि हमको या तो पार्टी हाईकमान हमारी बात को स्वीकार करे, हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर करे और उस पर एक विमर्श करे। लेकिन कांग्रेस भी एडमेंट है, जो अभी तक पत्र लिखा गया उससे कांग्रेस हाईकमान कंफर्टेबल नहीं है और वो इस कोशिश में है कि अब ये चुके हुए नेता हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि उनकी नजर में अब ये चुके हुए नेता नजर आ रहे हैं, आउटडेटेड हो गए हैं। तो इसलिए वो इनको इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं लेटर के बाद से जितना दिया जाना चाहिए था। समस्या का एक समाधान बिल्कुल ठीक। गुलाम नबी आजाद 40 साल तक रहे, उनको लगातार राज्यसभा भेजा जाता रहा, मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वो कह रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। हाँ। कब तक इनको सुनी जाएगी? क्या युवाओं को आगे नहीं लाना पड़ेगा? नहीं, वो ठीक है, युवाओं को आगे लाएं। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि खाली पुराने लोगों को लेके आई, अडवाणी जी वगैरह इन सब लोगों को वहां से किनारे करके और नई टीम को लेके आए। और ये एक अच्छी और सही प्रक्रिया है कि अब जो लोग एक उम्र के ऊपर आ गए हैं या अब वो उतने सक्रिय नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन उनका परामर्श तो लेंगे, उनका संरक्षण लेंगे, मार्गदर्शक मंडल में रखेंगे, वो दिशा निर्देश दें। लेकिन अब खाली वही पुराने लोग अगर चलेंगे तो उस देश में जो युवाओं की पार्टियां हैं, युवाओं का देश है, उसमें ये लोग आउटडेटेड है। अगर क्या आपके हिसाब से देखा जाए तो क्या लग रहा है कि ये अगर नाराज होकर बाहर चले जाते हैं तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे? क्या आपको लग रहा है सर?
नहीं, कौन नहीं कर पाएंगे, क्या ये मतलब? G23 अगर अलग हो जाती है तो भी इनका ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं, देखिए ये इससे इनकार नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि अगर ये लोग आ जाएंगे तो इसमें बीजेपी को मजबूती मिलेगी या कि जिस भी दल में जाएंगे, मतलब हालांकि संदेश तो यही दे रहे हैं पगड़ी लगा के जी। कि ये सब बीजेपी में ही की तरफ रुख दिखाई दे रहा है, जो पनाला दिखाई दे रहा है वो तो उसी की तरफ बहता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये लोग वहां चले जाएंगे तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा और भले ही ये इनकी, लेकिन इनको इतने हल्के ढंग से भी इन नेताओं को नहीं लिया जा सकता कि अब ये पूरी तरीके से चुक गए, उनका कोई प्रभाव नहीं है। ये वर्षों से, लगभग दशकों से कांग्रेस के साथ वरिष्ठ नेताओं में है, ये वहां की रीत नीति सब जानते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से सीधा सीधा इनका संपर्क है। गुलाम नबी आजाद जो है कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे हैं, तो यहां कांग्रेस की क्या स्थिति है। लेकिन आज भी गुलाम नबी आजाद साहब के उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का एक धड़ा अलग है जो कहीं ना कहीं सीधा सीधा गुलाम नबी आजाद से के संपर्क में है। तो वो ऐसे में वो भी लखनऊ यूपी के नाराज है ना, जो यूपी के जो नाराज लोग हैं वो भी उनके साथ नेचुरली, तो वो एक खाली उनका ही नहीं, आप ये सारे राज्यों में प्रभावित करेंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। कांग्रेस के लिए। क्योंकि गौतम साहब आप बताइए, आप तो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं और बहुत करीब से देखा है पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को भी, ये क्या लगता है कि ये जो G23 है प्रभावित होगा? मैं इस लिहाज से कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले 3 बड़े नेताओं संगमा और पवार, 3-4 लोगों ने मिलकर के भी एक नया गुट बनाया था, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया था। देखिए, इसमें वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस असहज है जी, ये तो बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषण जब होता है तो कहा जाता है कि शत्रु जब हमारी भाषा बोले तो हमको सतर्क होना चाहिए जी। एक शत्रु जब हमारी भाषा बोले जी। तो सतर्क होना चाहिए। जब गुलाम नबी आजाद साहब एक वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान साथी हैं, जब इन्होंने वर्तमान में पीएम महोदय का प्रशंसा किया और पीएम महोदय ने गुलाम नबी आजाद साहब की प्रशंसा नहीं किया, ये गुलाम नबी आजाद साहब के लोगों की प्रशंसा किया, तो राजनीतिक विश्लेषण होता है कि जब शत्रु हमारी भाषा बोले तो हमको सतर्क होना चाहिए। जी। अब कांग्रेस को सतर्क हो जाना नहीं, कांग्रेस करे क्या, आप ये बताइए ना, इस समय क्या करना चाहिए उसको, क्या निकाल देना चाहिए इन लोगों को? अब कांग्रेस का नेतृत्व है, कांग्रेस के नेतृत्व में इसमें हस्तक्षेप में नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। आपका राजनीतिक जो इतना कैरियर है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए पार्टी? नहीं, लग रहा है कि तुरंत जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं, जो भाई राष्ट्र के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर है ये डिबेट हमारी कि आखिर कांग्रेस करे तो क्या करे, क्या वो इनको निकाल दे? अगर निकाल देती है तो फिर दिक्कत होगी कि उन्हें मौका मिल जाएगा दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए, और अगर नहीं निकालती है तो वो पार्टी फोरम में रह के ही इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे और मुद्दे उठाते रहेंगे और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और इस समय नेताओं ने आवाज बुलंद की है, ऐसे में इन राज्यों पर क्या चुनाव पर असर पड़ेगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जावेद साहब का रुख करेंगे। जावेद साहब, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि आप अपनी जो समस्याएं हैं उन पर फोकस करिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए, ना कि वीर सावरकर पर जाइए। वीर सावरकर पर हम लोग फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। आप ये बताइए, समस्या का आखिर समाधान क्या है, कैसे निपटेंगे आप लोग? एक तो कोई समस्या नहीं है, तो इस तरीके की समस्या नहीं है। अरे भाई, देश के 23 बड़े नेता, कपिल सिब्बल जैसे नेता, आनंद शर्मा जैसे नेता, मनीष तिवारी जैसे नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं सूचना के, और वो विद्रोह का बिगुल बजा रहे हैं। आप कह रहे कोई समस्या नहीं है। प्रदीप जी के, प्रमोद गोस्वामी जी के प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। निश्चित रूप से देखिए, हर राजनीतिक दल में कुछ न कुछ एक पीढ़ी का भी कुछ अंतर आता है, कुछ विचारों पर अंतर आता है, तो वो उसका भी एक हल्का सा होता है। लेकिन पार्टी के फोरम पर हर सवाल का जवाब जो है इन सभी नेताओं को दिया गया, इनको जिम्मेदारियां भी दी गई। ये सभी नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी के, सब कमेटी के कहीं ना कहीं जिम्मेदार पदों पर बनाए गए, तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर उसके बाद भी अगर कोई जावेद अहमद साहब कमेटी में भी हैं सब जगह, कमेटी में भी हैं सब जगह, सारी बात ठीक है, तो आखिर नाराजगी क्या है? क्यों नहीं आप लोग बुला करके उनसे बात कर लेते हैं? सोनिया गांधी क्यों नहीं बात करती उनसे? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और सभी पार्टी के नेता इन 5 राज्यों में व्यस्तता के दौर से गुजर रहे हैं और सभी कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि राहुल जी भी दक्षिण भारत में है, प्रियंका जी असम में है, और बाकी और नेता भी जो राष्ट्रीय महासचिव, अरे सोनिया गांधी जो तो चेयरपर्सन है वो तो दिल्ली में है ना, वो बुला के बात कर सकती हैं। और पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में बात होगी और निश्चित रूप से हो जाएगी और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। इसमें कोई डिफेंस करने की या कोई बचाव की भूमिका में नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस निश्चित रूप से अपने संगठन पर ध्यान दे रही है और कांग्रेस के लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हमारे जावेद साहब, कांग्रेस अपने संगठन पर कैसे ध्यान दे रही है? जब इतने बड़े बड़े नेता असंतुष्ट हैं तो कैसे संगठन पर ध्यान देगी और कहां से आएंगे लोग? रूप से आपकी जो बात है कि कांग्रेस अब अभी मीटिंग हुई, अब फौरन तो नहीं हो जाएगा ना। अगर कोई बात पुनः आई है अभी उसमें, अरे वो आपसे नाराज नहीं है जावेद साहब, नाराजगी तो उनके कई महीनों से है ना। वो कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। चिट्ठी लिखने के बाद क्या पार्टी के फोरम पर उस पर विचार नहीं हुआ और इन नेताओं को बुलाकर सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बात नहीं की? बात भी सबने एक साथ बैठकर, नहीं बात की, तो फिर बात बनी क्यों नहीं? या अचानक बनी है और उसके बाद ये मीटिंग हुई, कोई चिट्ठी तो आई नहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के पास या प्रमुख नेताओं के पास, राहुल जी के पास, प्रियंका जी के पास या आदरणीय सोनिया जी के पास। ये बैठक हुई है और इसका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पार्टी के फोरम पर इसका संज्ञान लिया जाएगा और ये वरिष्ठ नेता अगर कोई चिट्ठी लिखते हैं या कोई आमने सामने बैठकर बात रखते हैं तो उसका निराकरण भी किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस को मजबूत रखना देश हित में बहुत आवश्यक है और क्या नहीं बता दीजिए जावेद साहब, क्या करेगी कांग्रेस, ये बता दीजिए जावेद साहब जी। हेलो प्रदीप गोस्वामी साहब, विश्वकर्मा साहब जी, आ रहा हूं आपके पास आता हूं। ये नेता भी सब कांग्रेस में है, ये जो कुछ भी करेंगे कांग्रेस के लिए करेंगे और इनको कांग्रेस के लिए ही सोचना और करना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने भी इन लोगों को करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहे ना। वो तो मैसेज दे रहे हैं, वो तो विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो यही कहना है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। इतना संदेश नहीं दिया जाता, संदेश देना तो कूटनीति होती है, तो ये कूटनीति की दिशा में भी नहीं। अभी तक ऐसा कोई भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने ना नेतृत्व के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है, ना राहुल जी के कार्यक्रमों पर अविश्वास व्यक्त किया, ना प्रियंका जी पर अविश्वास व्यक्त किया। तो इसको अभी हम फिलहाल पहले चरण में हम इसको किसी भी तरीके की बगावत जिस तरीके से करना जा रहा है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ना कांग्रेस की नीतियों पर अविश्वास व्यक्त, ठीक है,
आप बगावत स्वीकार न करें, लेकिन बगावत की आहट है, ये तो आंधी है, उसको तो स्वीकार कर सकते हैं ना। के गौतम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी के गौतम साहब। जावेद साहब, मैं कह रहा था आप जावेद साहब के साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुरोध ही माना जाए, सलाह ही माना जाए। जावेद साहब, आप एक विद्वान साथी लगते हैं बातचीत करने में। देखिए, ये मेरा ये भी मानना है, आपको बता रहा हूँ जी, ये कांग्रेस की जो ये असहज स्थिति बनी है, इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें नकारा नहीं जा सकता जी। ये चुनाव के दौरान बीजेपी का कैसे रोल है, समझा दीजिए जरा के साहब। ये जो प्रवक्ता महोदय कांग्रेस में एक जरूर कहूंगा, इसमें बीजेपी का भी बड़ा रोल है। नहीं, कैसे रोल आप जरा समझा दीजिए ना, हम समझ। इस तरह है जी कि जब राजनीतिक विश्लेषण या राजनीतिक विद्वानों के पुस्तकों में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जब शत्रु हमारी भाषा बोले तो हमको सतर्क होना चाहिए जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक विश्लेषण विद्वानों ने कहा। तब इसमें जब हम लोग विश्लेषण करते हैं, इसमें विश्लेषण करते हैं, मुझे महसूस होता है कि जब देश का सबसे बड़ा हुकूमत करने वाला पर्सन, जो चेयरपर्सन बोला जा सकता, देश के पीएम है, हमारे पीएम है, देश के सारे पीएम है, जब एक दूसरे की प्रशंसा करे तो कांग्रेस भाई साहब को इनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। हम तो सलाह दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जब पीएम महोदय प्रशंसा कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब प्रशंसा कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है जी, इसमें नकारा नहीं जा सकता। चलिए, कैसे जैन साहब, के गौतम साहब भी आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पार्टी के साथ ही के जी बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, एक तो लोकतंत्र की शुचिता को भी बनाना भी क्या कोई पाप है कि लोकतंत्र का उल्लंघन है? अगर सदन में, संसद में, अरे भाई लोकतंत्र की शुचिता ऐसे ही बनाएंगे आप? अरे भाई लोकतंत्र की शुचिता ऐसे ही बनाएंगे आप? कांग्रेस में फाड़ करा के, दो फाड़ करा के किसी की तारीफ कर दे, किसी के अच्छे काम की तारीफ कर दे, तो उसमें भी बुराई है। एक तो ये आरोप लगाते कि आप सत्ता में, और अगर हम चुनाव के समय तारीफ नहीं की जा सकती, ये राजनीति के नियम है, कायदे हैं। और उसने अगर कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है, हो सकता है राजनीतिक बात अलग हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तारीफ का फल आपको प्राप्त होने की कुछ आशा लगता है। प्रधानमंत्री जी ने सारे सांसदों ने इसकी सराहना की कि लोकतंत्र की शुचिता को बनाए रखना चाहिए। जहाँ पे व्यक्तिगत संबंध है, वहाँ पे एक दूसरे की तारीफ भी होनी चाहिए, अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। और हमारे जो है, जो समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, किसी आप भी स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करने क्योंकि चोर मौसेरे भाई इनको हो रही है। और एक चीज, अब तो इनके साथ में भी नहीं समाज। अरे भाई आपने किसी को नहीं छोड़ा ना, आप आज कांग्रेस में करा रहे हैं, कल सपा में कराएंगे, तो ये लोग सचेत हैं, अभी से डरे हुए हैं। लेकिन जब इसके पहले मजबूत है, हमारी ताकत में कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, हम नुकसान इनका करने जा रहे हैं। शिवपाल जी को अपना नहीं ऑलरेडी करा दिया भाई, शिवपाल जी को थोड़ा प्रेशर दिए हुए हैं जी। जी ने कहा था कि कई सारे इनके सांसद हमारे संपर्क में हैं, और तब तो ये लोग भड़क गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात हुई, तब ये लोग भड़क गए कि नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार संपर्क करना चाह रहे थे जो है राहुल जी से और सोनिया जी से, तो उन्होंने समय नहीं दिया। तो देखिए, बहुत ही गुरूर और घमंड में कांग्रेस पार्टी है, और ये माँ बेटे की पार्टी, माँ बेटे तक ही सिमट के रहना चाहती है। ये किसी का सम्मान नहीं करना चाहते, चाहे वो बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे उसने अपना पूरा जीवन पार्टी को दे दिया हो, चाहे इनके सिंबल हो, चाहे गुलाब की, दो लोगों की पार्टी बन गई। इनके राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, अरे राहुल गांधी जी ने कहा कि कपिल सिब्बल जी को लेकर के साफ साफ कहा, कपिल सिब्बल जी को लेकर के साफ साफ कहा कि ये लोग हमारी ही पार्टी के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले। देखिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जावेद जी मेरी बात तो सुन लो। अरे जैन साहब, केसी भाई, आप भी सुन लीजिए। कल्याण सिंह की 3 पीढ़ियां सत्ता का बहुत भारतीय जनता पार्टी में कर रही हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? इनके पिताजी। पीयूष गोयल कौन है? इनके पिताजी क्या थे? अरे और तो और जो आपके मदर ऑर्गेनाइजेशन है, एमजी वैद के बेटे मनमोहन वैद भी आज दूसरे नंबर पर है। आप, अरे इनको ठीक है, हम तो सबका सम्मान कर रहे हैं ना,
आप सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं इनका? अरे पार्टी आपकी टूट रही है, हमें काहे को पीड़ा? पार्टी आपकी क्यों टूट रही भाई? क्यों किसी से नहीं मिलना चाहते सोनिया गांधी? आपके राहुल गांधी जी गांधी से मिलने चले जाते हैं। अरे इतने बड़े देश की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए भी अभी भी छोटे बच्चे बने हुए हैं। श्याम प्रकाश का फिर सम्मान कहते हैं नहीं कि इनको ये कहते हैं वो कहते हैं राहुल गांधी जी को मेच्योरिटी नहीं है। देखिए आपके नेताओं में मेच्योरिटी नहीं है और वो बड़े नेताओं का सम्मान करना नहीं जानते, बड़े नेताओं का सम्मान करना नहीं जानते। अगर आपके लोग टूट रहे हैं तो उसमें हम क्या करें भाई? देखिए देखिए देखिए, आप अपने लोगों को संभालिए, उनसे मिलिए। हम नहीं चाहते आपकी पार्टी टूटे। अरे हम नहीं चाहते आपकी पार्टी टूटे, हम नहीं चाहते कि अरे कैसे जैन साहब, कैसे जैन साहब ये बताइए, जब हमको सिंधिया बन रहा है तो आप कहाँ संभाल पा रहे कैसे हैं? जैन साहब जावेद अन्ना साहब रुकिए भाई, जैन साहब से सवाल लेना है। रुकिए आ रहा हूं। कैसे जैन साहब आप, जावेद साहब रुकिए भाई, आ रहा हूं आपके पास। कैसे जैन साहब सवाल ये है, कैसे जैन साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल कैसे जैन साहब सवाल सुनिए। जावेद साहब रुकिए भाई, आ रहा हूं आपके पास। आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा आपके पास तक। आप दोनों से अनुरोध है कि आप शांत हो जाइए। हम प्रमोद जी के पास जा रहे हैं भाई, प्रमोद गोस्वामी जी। आपसे समझेंगे कि कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में हम दो हमारे दो, जैन साहब आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवारवाद वहां चल रहा है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही क्या? जावेद साहब रुकिए भाई, आपके पास आ रहा हूं। जैन साहब रुकिए, प्रमोद जी आप बोलिए। देखिए प्रदीप जी, जी आप अपनी बात रखिए। प्रदीप जी देखिए, जहां ये बात अभी जैसा कि के गौतम साहब ने भी कहा या वो भी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं ले सकता कि जब तक वो आने का इच्छुक न हो या कहीं ना कहीं वो फीलर्स न दिए जाएं। क्योंकि गौतम साहब भी बसपा में रहे हैं और बसपा के बड़े नेताओं में रहे। अरे भाई गौतम साहब आपकी बात नहीं, जावेद साहब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, जैन साहब आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। आप बड़े प्रमोद जी को सुनिए। जी प्रमोद जी, तो जो ये कहा कि अभी इसमें बीजेपी दोषी है, ये तो राजनीति में तो ये सदैव हमेशा से होता ही रहा है, लेकिन ये भाजपा इसमें फाड़ करा दे ये तभी संभव है जब वो करवाना चाहे, जब वो वहां पर आना चाहते हैं और जब वो फीलर दिए होंगे या कहीं ना कहीं बात हुई होगी तभी ये संभव हुआ। गौतम साहब भी बसपा में वहां के कोऑर्डिनेटर बड़े विश्वसनीय बड़े नेताओं में और बड़े कॉन्फिडेंस के नेताओं में रहे जैसे कि ये लोग रहे हैं, लेकिन एक वैचारिक धरातल पर कहीं ना कहीं इनकी चीज नहीं सुनी गई होगी या कहीं कोई वैचारिक मतभेद रहे होंगे और तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसने सपा ने इनको तोड़ लिया, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, उनने कही होगी कि आप आना चाहते हैं, उनका हम इच्छुक हैं, तो फिर आ जाते। तो इसमें उसको दोष मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी का इसमें कोई दोष है, ये तो राजनीति का एक चलन है। नहीं वो बात ठीक है, जो सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है और कांग्रेस राहुल आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर हम दो हमारे दो की पार्टी है। नहीं वो ठीक है, ये तो एक राजनीतिक बयान है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। ये कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगता रहा है कि वो गांधी परिवार से ऊपर वो निकल नहीं पा रही है, ये बात तो सच है। इसमें तो कहीं इनके ऊपर प्रत्यक्ष और सामने आरोप लगते रहे हैं अगर ये बात कही जा रही है। जहां तक जावेद साहब ने कहा कि इनकी दो है, तो इसमें ये भी कहीं कोई भी निर्णय होता है तो कहा तो यही है, परसेप्शन तो यही है कि बेसिक निर्णय, हालांकि कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री और अमित शाह
ये दोनों की विमर्श के बाद जो स्थिति बनती है वैसी ही चीजें निकल के आती है। ये तो अपनी अपनी पार्टी की एक विश्वसनीयता है कि हम उन दो पर विश्वास करते हैं और बाकी हम मान लेते हैं। ये कांग्रेस का भी बरसों से चलता रहा कि गांधी परिवार बना रहा और सारी कांग्रेस एकजुट रही, लेकिन अब जो नेतृत्व के सामने संकट आया, राहुल गांधी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए या जो पराजय की स्थिति हुई, उसमें इन नेताओं ने जो 23 के नेता जो सारे लोग हैं, इन लोगों ने निश्चित रूप से कहीं नेतृत्व में, जहां तक मैं समझता हूं कि नेतृत्व में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवालिया निशान खड़े किए और उसी को लेके ये शायद उस पर कांग्रेस एडमेंट रही कि नहीं, इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको समस्या कहां दिखा नजर आ रही है? राहुल गांधी की लीडरशिप से समस्या हो सकती है, लेकिन प्रियंका है, वहां पर सोनिया है। सोनिया तो अध्यक्ष है अभी, राहुल तो अध्यक्ष भी नहीं है। नहीं, ये तो सोनिया जी तो बाद में, जब ये G20 चाहता क्या है? नहीं, G22 जो अभी तक चीजें सामने सरफेस पे आई हैं, वो नेतृत्व से, चाहे राहुल गांधी का नेतृत्व हो, चाहे के नेतृत्व के सवाल पर कि शायद ये पूरे देश को या कांग्रेस को मजबूत नहीं कर सकते हैं। दूसरे शायद सवाल ये रहा होगा कि जिस ढंग के वहां पर फेरबदल राज्यों में किए जा रहे हैं, उन राज्यों में फेरबदल की इन लोगों की सलाह नहीं मानी जा रही है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं इंटरनल ये चीज रिफ्ट आज का नहीं है, ये लगभग साल भर पहले से ये चीजें चल रही थी जो सरफेस पे नहीं आई थी। पत्र के बाद ये तो G23 है, इसके अलावा भी तमाम नेता, दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी नाराज है और भी बहुत सारे नेता किनारे पड़े हैं। कांग्रेस में हर राज्य में गुटबाजी रही है, ये आज की नहीं, आज से आप दशकों पहले चले जाइए, लेकिन तब शीर्ष नेतृत्व या जो पार्टी नेतृत्व है वो उन चीजों को लोगों के भरोसे में लेके दोनों लोगों को कन्विंस करके और चीज बीच का रास्ता निकालती रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि ये सब जो नया नेतृत्व आया, चाहे प्रियंका जी हों और चाहे राहुल गांधी जी हों, ये इन लोगों की जहां तक सामने आ रही है वो परसेप्शन ये कि हम युवाओं को लेके अब हम पार्टी को नए सिरे से आगे चलेंगे, जो भी है इन पुराने लोगों को हाशिए पे या नेपथ्य पर डाल दिया जाए, वो इन लोगों को स्वीकार नहीं है। तो ये सिर्फ वो टकराव है। अगर इनका कहीं समायोजन हो जाए इनके अनुरूप तो, और कांग्रेस, और मुझे लगता है कि अभी इसको एकदम अध्यक्ष पद को लेकर के लड़ाई है क्या? हाँ, मुझे यही लगता है, जो लग रहा है जिस ढंग से ये नेतृत्व G23 के लोग निकल के आए हैं, ये शुरू से ही राहुल गांधी पर सवालिया निशान खड़े करते रहे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खड़े करते रहे। जब पराजय हुई थी तब भी चुनाव नहीं, खाली अध्यक्ष को लेकर लड़ाई है कि आइडियोलॉजी को भी लेकर के भी लड़ाई है? नहीं, आइडियोलॉजी को तो लेकर नहीं, मैं समझता हूं आइडियोलॉजी तो जो इनकी है कांग्रेस की वो आज भी उस पर कायम है। नहीं, कई बार बदलती रहती है ना, राहुल कभी मंदिर और मठ जाना शुरू करते हैं। नहीं, देखिए, मंदिर और मठ वो तो राजनीति का हिस्सा है, वो हमेशा जाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहती रहती है कि हम मुसलमानों से हमें कोई गुरेज नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो वो अगर वहां मंदिर जाने लगे तो उसमें जब उनके ऊपर आरोप लगे कि साहब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम परस्त राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुस्लिम परस्त नहीं कर रहे हैं, हिंदू भी है, जो भी उन्होंने धारण कर लिया और वहां शाकंभरी देवी के में वहां 40-45 मिनट प्रियंका जी ने पूजा भी कर ली। तो वो एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की और जो आरोप थे उन आरोपों को एक प्रकार से उन्होंने खारिज करने की कोशिश की। ये एक विचारधारा की बात नहीं है। सवाल बेसिक लड़ाई जो मुझे लगता है कि दो ही बात पर कांग्रेस में है, एक तो राहुल जी के नेतृत्व पर सवालिया निशान ये लोग खड़े करते रहे हैं, दूसरे इन लोगों के कहीं ना कहीं एकदम दूध में से मक्खी के तरीके से निकाल कर फेंक देने से ये आहत है और इस वजह से ये लोग परेशान है। जी जावेद साहब, आपसे अनुरोध करेंगे, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अपनी बारी पर बोलिए। आप लोग सवाल नहीं सुनते हैं, आपस में डिबेट करने लगते हैं। बार बार अनुरोध कर रहा हूं, जैन साहब आपसे भी, जावेद साहब आपसे भी, अपनी बारी पर बोलिएगा। शानदार डिबेट चल रही है, कोई दिक्कत ना होगी। जावेद साहब, आपसे सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि राहुल, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल की पर्सनालिटी को लेकर के सवाल खड़े होते रहे और सच भी है कि वो पर्यटन की राजनीति करते हैं, आते हैं, हिट करते हैं, भाग जाते हैं। एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया गया है। राहुल जी ने जितने भी बुनियादी सवाल उठाए हैं वो भविष्य के लिए जो भी उन्होंने कहा, नहीं, बात में तो कोई शक नहीं कि उन्होंने शानदार सवाल खड़े किए। जी, इसके सामने उन सवालों को कोई इनकार नहीं कर सका आज तक। आदमी
नहीं जावेद साहब, उन्होंने राहुल गांधी ने सवाल अच्छे खड़े किए, लेकिन उनके सामने जो सवाल खड़े कर रहे हैं ना, उसके जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब भी दिया जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति कोई अविश्वास नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा। जावेद साहब, अगर सब मजबूत है, सब कुछ सही है, तो फिर ये बगावत क्यों? हम इसको बगावत, अरे बगावत की आहट समझ लीजिए, आंधी। अरे बगावत की आहट समझ लीजिए, आंधी ना समझिए। हो जाता है, स्वयं बाहर हो जाता है, पाला खींच के राजनीति करता है। और जब पाला खींच कर जब वो पाले के बाहर नहीं जा रहा है, दल के अंदर है, तो अरे पायलट के बाद तो सचिन पायलट भी जाते जाते बच गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट बच गए, बीच से ही वापस आ गए। तो नेतृत्व उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करता है। समय आएगा। जावेद साहब, आप तो उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी की भी हालत क्या है आपसे छुपी थोड़ी ना है। यहाँ भी कितने नाराज हैं, और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हर जिले, हर राज्य में नाराजगी है। देखिए, हर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं इस तरीके से चलता रहता है, और ये उस राजनीति में कार्यकर्ता के जीवंत होने का एक प्रमाण भी होता है। कौन सा ऐसा दल है कि जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरीके की बातें ना आती हो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये सही बात है। नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये सब चलता है, लेकिन एक नियम, कायदे, कानून भी कोई चीज होते हैं ना सर। जावेद साहब, अगर हर व्यक्ति नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? नेता ने तो नहीं खड़ा किया ना, हर नेता ने नहीं खड़ा किया। और जिन नेताओं ने खड़ा किया, क्या उसमें से किसी ने कहा कि हमारा कांग्रेस के प्रति आस्था नहीं रही? क्या हम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को या हम प्रियंका जी को, राहुल जी को चुनौती दे रहे हैं? क्या इस तरीके का प्रश्न आया? जब इस तरीके का कोई प्रश्न आए तो उसका संगठन भी उचित तरीके से जवाब देगा और हम भी जवाब देंगे। लेकिन अभी किया है उस प्रक्रिया में स्वीकार करना चाहिए। हर चीज को हम बहुत, जो इस देश के अंदर एक वातावरण निर्मित किया गया है भ्रम और नकारात्मक की राजनीति का, हमको उससे उबरना चाहिए। और कांग्रेस निश्चित रूप से नकारात्मक राजनीति की दिशा में नहीं है, हम सकारात्मक दिशा में है। जनता का ठीक है, भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जमीन पर राहुल की, प्रियंका जी की मेहनत जो है। ठीक है जावेद साहब, बात हो गई आपकी, समय कम है। जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं, कितने फाड़ करेंगे और कांग्रेस के? आपने तो कांग्रेस विहीन करने का जो बीड़ा उठाया था मोदी जी ने, वो लग रहा पूरा होता नजर आ रहा है। अभी हमारे साथी जावेद जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि नेतृत्व है, नेतृत्व संभाल लेगा और किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। देखिए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सारी चीजें स्पष्ट की कि लंबे समय से वो राहुल जी से समय मांग रहे थे, सोनिया जी से समय मांग रहे थे, उन्होंने समय तक नहीं दिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये जो 23 नेताओं को लेकर के, राहुल तो कह रहे हैं कि वो तो उनके घरेलू मित्र थे, घर का आना जाना था, जब चाहते तब मिल लेते। डिबेट हो रही है, और वो चाहे कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो या राज बब्बर जी हो, इन पे राहुल गांधी जी भी सीधे सीधे टिप्पणी कर चुके हैं कि कांग्रेस के ही कई उम्रदराज नेता, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की शैली का इस्तेमाल, पार्टी का नेतृत्व ही अगर इस तरीके की शैली का इस्तेमाल करेगा, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पार्टी ऐसी। जैन साहब, बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। हमारे दो कभी गोस्वामी साहब ने इसका विश्लेषण किया है, 2-2 होता 4 और 4 माने होता चौपट। अब होगा बीजेपी के चौपट, 2 हम 2 हमारे, ये होगा। जैन साहब, इसको अब जानना चाहिए, समझना चाहिए आपको। ये जी ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है जैन साहब, आपकी बात आ गई। के गौतम साहब कह रहे हैं, के गौतम साहब अब आप बताइए आपकी क्या। जी ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए जैन साहब। जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अपने लोगों को संभाले, और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे। मुख्य चीज ये है कि जो उनके लोग असंतुष्ट हैं उनको कैसे संतुष्ट करते हैं। भाजपा पे 2 फाड़ का आरोप लगा देना या भाजपा पे कोई आरोप लगा देना, इससे उनकी पार्टी बचने वाली तो है नहीं। 2 फाड़ होना है तो होगी, लेकिन आपके लोग असंतुष्ट, आप यहाँ पे तो खोजिए कि क्या कारण आपके लोग असंतुष्ट। ठीक है जैन साहब, 30 सेकंड हो गए आपके।
के गौतम साहब, आपका फाइनल कमेंट जी, कैसे निपटे इस समस्या से कांग्रेस? देखिए, निपटने के केवल जो कांग्रेस का चेयर पर्सन है, इनको एक्शन लेना चाहिए जी, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन के मतलब नहीं इनको ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना सवाल ये कि कितने लोगों पर एक्शन ले, या ऐसे तो सारी पार्टी पर एक्शन लेने का मतलब नहीं कार्रवाई करना, एक्शन लेने का मतलब बुलाकर मिलाकर जुलाकर बात करना, इनसे समझौता करना, मध्यम मार्ग का रास्ता निकाल कर उनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है गोस्वामी साहब, आपका फाइनल कमेंट। नहीं, गौतम साहब चाहिए, और मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान इन लोगों का जो G23 है इसको कहीं ना कहीं उससे एक प्रेशर में है, और कांग्रेस हाईकमान उनके नेतृत्व से बात करेगी, लेकिन जिस ढंग से ये निकल के आए हैं उस ढंग से कोई बहुत आसानी से समाधान निकलता मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक हो सकता है कि इनमें से किसी को पार्टी हाईकमान, जो इन लोगों की अंदरूनी डिमांड भी रही है कि उनका नेतृत्व बदल के इनमें से किसी को एक को नेतृत्व सौंप दिया जाए तो शायद समाधान निकले, क्योंकि शायद वही इन लोगों की कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से। लेकिन आपको ये लगता है कि उसमें से तमाम अध्यक्ष भी हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा आपस में सरपटा? नहीं, वो तो आपस में मान लीजिए कोई चीज स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके बगैर मुझे लगता है कि यही जाके एक समाधान की कोई रास्ता शायद बनेगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस ढंग से एक मोर्चा अब अलग कर दिया पत्र लिखने के बाद, और खुल के आ गए और केसरिया पगड़ी लगा के ये इन्होंने सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि या तो हमारी बात मानिए और नहीं तो हमारा रास्ता अलग है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जितने मेहमान हैं, मैंने सबकी राय यही है कि कांग्रेस हाईकमान कमान को सबको बुला करके बात करना चाहिए और असंतुष्टों की बात सुन करके उन्हें मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये G23 आकर के बात नहीं कर रहा है और कांग्रेस आला कमान उनको बुला नहीं रहा है। ऐसे में ये गतिरोध टूटेगा कैसे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर पैचअप हो भी जाए तो रहीम दास जी का वो दोहा मुझे बरबस याद आ जा रहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब अगर दोनों में हो भी जाता है, आपस में सहमति हो भी जाती, तो भी गांठ कहीं ना कहीं पड़ जाएगी, और उतने मन से क्या ये कांग्रेसी काम कर पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक